नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक तो कर दिया, लेकिन इस अटैक के बाद आपको पूरे दुनिया की राजनीति बदलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि यह अटैक साधारण नहीं है। एक संप्रभु देश की संप्रभुता पर अटैक है ये अमेरिका का। और अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी कई बार अमेरिका ने कई देशों की जो रिजिम है उसको चेंज करने का प्रयास किया है, उसमें उसको खास सफलता तो मिली है नहीं। लेकिन अभी जो ईरान पर अटैक हुआ, इसकी वजह से पूरे दुनिया की राजनीति आपको बदलते हुए दिखाई देगी। कुछ बिंदुओं पर आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका का यह अटैक पूरे दुनिया को किस तरीके से परिवर्तित करने वाला है और ईरान का जवाब क्या होने वाला है इस विषय पर। ईरान ने यूएनएससी से कहा है कि भाई मीटिंग करिए। मीटिंग तो होगी ही। वैसे मैं यूएनएससी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि लीग ऑफ नेशन जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, एक दोयम दर्जे की संस्था जिसने अपना औचित्य कभी पूरा ही नहीं किया। और 1919 के बाद उसका निर्माण हुआ और आपको पता ही है कि 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, क्योंकि उसमें से सबसे पहले निकला था जर्मनी, जब हिटलर वहां का चांसलर बना था। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो लगा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो विश्व में शांति स्थापित करेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक दंतहीन संस्था है जो वेस्ट के देशों के हाथों में खेलता रहा है और वो वही करता आया है जो वेस्ट के देश हमेशा से चाहते रहे हैं। आप उसमें नोटिस करेंगे कि जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, या जो चाहे वो करते हैं। इसी बीच में यूएनएससी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 सदस्य रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट मेंबर P5। और यह P5 एक वीटो अधिकार होल्ड करते हैं। इन P5 नेशन में वो सभी देश आते जो कि परमाणु संपन्न हैं और जो यह चाहते थे कि कभी कोई और देश परमाणु संपन्न ना हो पाए। अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, यह 5 कहलाते हैं P5 नेशन। और यह किसी भी चीज पर सीधे तौर पर वीटो लगाकर अपने अकॉर्डिंग वहां पर चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अब उसी की मीटिंग में इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हो रही है इस पर चर्चा होगी, कई सारी और बातें होंगी। लेकिन मुझे पता है यूएनएससी जैसी वाहियात संस्था इस दुनिया में कभी नहीं बनाई गई, जिसका कोई खास रोल नहीं है। एक ऐसी संस्था जिसने आज तक आतंकवाद का डेफिनेशन तक नहीं डिफाइन किया है। दुनिया के हर देश कहते आए कि भाई आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है इस दुनिया के लिए जिस पर कि यूनाइटेड नेशन को बोलना चाहिए, पर यह दंतहीन संस्था कभी कुछ कहती नहीं है। और अब तो एंटोनियो गुतरेज रो रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया उससे स्थिति भयावह हो सकती है, पर तुम कर क्या पाओगे। अमेरिका के हाथों में खेलने वाला यूनाइटेड नेशन, उसकी वैसे भी कोई खास औकात है नहीं, कोई उसकी बातें सुनता नहीं है। वैसे हम यूनाइटेड नेशन पे तो बात करते ही रहते हैं। और इस अटैक के बाद आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन का औचित्य भी यहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जिस देश का जो मनाएगा वो करेगा, जिसको जैसे अपनी रक्षा करनी होगी वह वैसे अपनी रक्षा करता यहां पर दिखाई देगा। बाकी और क्या ही कहा जाए। लेकिन हाँ, अमेरिका के इस अटैक ने विश्व की राजनीति को बदला है। इसमें सबसे पहली बात तो यही यहां पर है कि अब विश्व फिर से दो ध्रुवों में बंटता आपको दिखाई देगा। मध्य पूर्व की राजनीति पूरे तौर पर यहां पर बदलने वाली है। अब चूंकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो चुका है, अभी तक युद्ध केवल इजराइल और ईरान के बीच हो रहा था, लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका के आने के बाद अन्य देशों की भी इस युद्ध में यहां पर कूदने की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। रूस और चीन हो सकता है खुले तौर पर ईरान के साथ ना आए, लेकिन आर्थिक मदद और सैन्य मदद यहां पर वह अवश्य देंगे। खासकर कई सारे ऐसे हथियार इन दोनों देशों के पास हैं जिनका वह यूज करके इजराइल से मुकाबला कर सकता है। आपने भी देखा कि पिछले 10 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में इजराइल के ऊपर ईरान भारी पड़ रहा है। कई लोग ऐसा मानते भी हैं। कारण यह है कि हर कोई इजराइल की तुलना में ईरान को कमतर ही आंक रहा था, पर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया जिससे ईरान हिल गया। और ईरान हिलने का मतलब है कि अमेरिका भी यहां पर हिला और फिर अचानक से अमेरिका ने यहां पर अटैक किया है।
तो आप समझिए कि इससे राजनीति कितनी ज्यादा बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुका है। अब यहां पर आप यही समझिए कि अमेरिका की हमेशा कोशिश रही है दूसरे देशों की रिजिम को चेंज करने की, हमेशा और हमेशा यह कोशिश रही है। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहा हो, वह हमेशा यही प्रयास करता आया है कि मैं किसी अन्य देश में जाऊं और वहां पर जो सरकार चल रही है उसको मैं बदल दूं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो वियतनाम के रूप में आप ले सकते हैं। कोल्ड वॉर के उस दौर में जहां पर रूस धीमे धीमे कम्युनिज्म को दुनिया में फैलाता जा रहा था, ऐसे में अमेरिका को लगा कि 1970 के दौर में फ्रांस से आजाद हुआ वियतनाम कहीं वह अचानक से कम्युनिज्म के जाल में न फंस जाए। ऐसे में अमेरिका की यह जिम्मेदारी उसको महसूस हुई। अमेरिका ने सोचा, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वियतनाम को कम्युनिज्म के अंतर्गत ना जाने दूं। चूंकि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को इंडो चाइना कहा जाता है और चाइना के साथ काफी अच्छा उसका इतिहास रहा है, एक दौर पे ये दोनों संस्कृति भी साझा करते रहे हैं। ऐसे में रूस और चीन के माध्यम से वियतनाम में वामपंथी सरकार का उदय हो रहा था। तो अमेरिका को लगा कि एक देश फिर से वामपंथ के यहां पर सरकार में आएगा, उसके पहले मैं इसको बदल दूं। और वह अचानक से कूद जाता है कहां पर, इस वियतनाम वॉर में। और इस वियतनाम वॉर में उसको इतनी बुरी हार मिली कि अमेरिका वहां से अपनी जान बचाते भागा। आप यह समझिए, पूरे अमेरिका में वियतनाम वॉर का विरोध हो रहा था कि भाई दूसरे देशों का युद्ध अमेरिका क्यों लड़ रहा है। यह तो पहला घटनाक्रम था जहां पर अमेरिका को बहुत बुरी हार मिली। इसके बाद इराक पर अटैक, सद्दाम हुसैन का काल उसमें कहा गया कि भैया एक अलग तरह का हथियार बना रहा है इराक, और जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहलाएगा। मतलब दुनिया में कई सारे लोगों को एक साथ मारने की क्षमता उसके पास होगी। अब यह बात अमेरिका ने कही और वह इराक में कूद गया। और इराक में यहां पर वह कूदा, उसके बाद आपको पता ही है कि सद्दाम हुसैन को अंत में फांसी दे दी गई अमेरिका के माध्यम से। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, इराक आज भी अस्थिर है और दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इराक में ही उदित हुआ। उसका नाम था ISIS, मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसने देखा कि किस तरीके से मध्य पूर्व में पूरी अपनी आतंक की गाथा उसने लिखी है। यह दूसरा घटनाक्रम। तीसरा घटनाक्रम है लीबिया, जहां पर एंट्री किया अमेरिका, कहा कि यहां सरकारें अच्छी नहीं चल रही हैं, ऐसे में हम यहां पर सरकार बदलने आए हैं, गद्दाफी के उस तानाशाही रूल को खत्म करेंगे और यहां पर डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। उस अमेरिका ने लीबिया में प्रवेश किया और आज लीबिया की स्थिति आपको पता ही है कि वह देश आज तक स्टेबल नहीं हो पाया है। कमोबेश यही स्थिति अमेरिका ने ईरान में भी करने की कोशिश की है कि यहां पर हम ईरान की सत्ता को पूरी तरीके से बदल देंगे। उसने पहले यह प्रयास किया था, लेकिन जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो यहां पर खमेनेई की सरकार बनी, जो एक धार्मिक सरकार थी, और अमेरिका की दुश्मनी वहीं से शुरू हुई। क्योंकि ईरान के जो उस समय रेवोल्यूशन करने वाले लोग थे, उन लोगों ने 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था और वहीं से यह दुश्मनी चालू हुई। और इस दुश्मनी में अचानक से यह ईरान और इजराइल की दुश्मनी बन गई, जो आगे चल के इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच की एक गुत्थम गुत्थी हमको दिखाई देती रही। अब चूंकि अमेरिका ने पूरे इस मध्य पूर्व में कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं और लगभग 40,000 सैनिक उसके यहां पर रहते हैं, ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यह सोचा कि भाई एक नई पावर क्यों खड़ी हो। क्योंकि अमेरिका के सहयोग से सऊदी अरेबिया एक सुन्नी पावर के रूप में मध्य पूर्व को नियंत्रित करता है और इधर ईरान अपने दम पर धीमे धीमे इस पूरे क्षेत्र में एक बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा था। और वह एकमात्र शिया सरकार वहां पर बन के आई थी, जो कि खामनेई की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी। कई सारे क्षेत्रों में उसने प्रगति भी करी थी। लेकिन फिर अमेरिका को यह लगा कि भाई यह सरकार हमारे शर्तों पर काम नहीं कर रही है। ऐसे में वह दुश्मनी की शुरुआत वहां से होती है और बाद में आपको पता ही है कि इसराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में भी दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली गई। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर यह पूरी स्थिति बन क्या रही है। अब चूंकि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है, ऐसे में ईरान के पास भी अब बहुत बड़ा मौका है यहां पर अमेरिका से अपने बदला लेने का। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने अब ईरान पर अटैक किया है, तो यहां पर ईरान अपनी सोवरेंटी अर्थात संप्रभुता की रक्षा अवश्य करेगा। और अगर ईरान ने जो मिलिट्री बेसेस हैं, जैसे कि ओमान में है
यूएई में है, इजिप्ट में है, इन सब जगहों पे जो अमेरिकी बेसेस है वहां पे दसों हजार सैनिक काम कर रहे हैं। अगर ईरान ने उस वहां पर अटैक किया तो फिर आपको स्थिति और भयावह होते दिखाई देगी। बाकी आपको पता ही है कि जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं, स्टेट ऑफ हरमज, और ईरान इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और अगर ईरान ने यहाँ पर तेल उत्पादन को प्रभावित किया तो पूरा जो यहाँ पर पूरा विश्व है वह इस ऑयल क्राइसिस में फंसता हमको दिखाई देगा और वापस से 1990 का वह गल्फ वॉर का दौर शुरू होगा, जहां पर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए थे कि दुनिया महंगाई में फंसती चली गई थी और पेट्रोल और डीजल के दामों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी थी। आज तो और ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसे में स्टेट ऑफ हरमज पे नियंत्रण करना, अगर ईरान ने यह काम कर लिया तो फिर समस्याएं लगातार बढ़ती हमको दिखाई देंगी। तो अमेरिका का यह हमला सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता पर हमला है और ऊपर से इस हमले को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध को बेवजह भड़काया जा रहा है और यह बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया के लिए खड़ी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।